Welcome all students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पर डे हम अपने इस चैनल पर क्लास 10th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर रिलेटेड वीडियो सेंड करते हैं। तो आज के बाद कल इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो आज हम अब इस टॉपिक पर आ रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर चल रहे थे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। अब इसी से रिलेटेड वर्ड आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आप बोर्ड पे लिखे हुए हैं, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। यदि रेक्टिफिकेशन परिभाषा आपको डेफिनेशन देखनी है तो देखिए ये दिया हुआ है, A substance, example atom, ions or molecules that oxidizes other one and in return gets reduced, itself the gain of electron is called oxidizing agent. ऐसे इसको देख सकते हैं, A substance, atom, ions, molecules which reduce other one and gets oxidized itself by loss of electron is called reducing agent. देखिए ये तो बेटा तब रही कि जब डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसे समझना है कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। एग्जांपल है कि देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ध्यान रखिए, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यहां मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, देखिए एक रिएक्शन के थ्रू में समझाता हूं। Zn plus CuSO4 is the ZnSO4 plus Cu। देखिए तो यहां देखिए आप Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn यानी जिंक, इस रिएक्शन को देखिए अच्छी तरह से। यहां आप देखेंगे ध्यान से कि Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमसे कोई पूछता है सर ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, देखिए यहां जो Zn है यानी जिंक है वो फ्री है, और फ्री है, इस पर कोई भी जो है इससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ जिंक जो है जिंक सल्फेट बना रहा है, और जिंक सल्फेट बनाने पर Zn के साथ जो है ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ ऐड होगी। समझ रहे हैं, यहाँ फ्री है जिंक लेकिन यहाँ जिंक ऑक्सीजन के साथ ऐड है, और यानी यहाँ जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। किसकी फॉर्म में, जिंक सल्फेट की फॉर्म में। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है कि अपने साथी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अपने साथी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ध्यान रखिए, अपने साथी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए ये कॉपर है, अब कॉपर की जगह जिंक ले लेता है, और कॉपर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से फ्री हो जाता है, क्योंकि इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं, इसका तो इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किसने करवाया, जिंक ने तो कराया भाई। जिंक कॉपर सल्फेट की जगह कॉपर को रिमूव कर रहा है और उसकी जगह पर आ रहा है। इसका मतलब कॉपर को रिडक्ट कर रहा है, उसको उसका रिडक्शन करा रहा है। इसीलिए जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए जिंक क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक नॉर्मल सी मैं आपको बात बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट या
सेल्स एजेंट जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने लिए जमीन नहीं खरीदते, ये दूसरों को जमीन का विक्रय कराते, दूसरों को जमीन खरीदाते। तो कहने का अर्थ है कि जिंक का खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ जस्ट मैं अपोजिट बात करूं आपकी, यदि मैं कॉपर की बात करूं, तो कॉपर क्या है, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन से ऐड है, और कॉपर ऑक्सीजन से ऐड है, लेकिन जिंक जो है ऑक्सीजन से ऐड नहीं है। यहाँ कॉपर का क्या होता है, ये फ्री हो जाता है, कॉपर फ्री हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन इसमें लॉस हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यदि कॉपर की जिंक से देखी जाए, तो ये क्या करेगा, इसको भाई ये रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ये जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। या मोटी सी बात, मेरी बात समझ लीजिए कि जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है जिस एलिमेंट का, वो रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन करता है, जस्ट अपोजिट। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ए सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। अब देखिए आप, हम अब तक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जितनी हमने कंप्लीट करा चुके, उनसे रिलेटेड टॉपिक भी करा चुके, और ये टॉपिक थोड़ा लेंदी था, आगे भी बहुत काम का है, तो इसलिए हमने इसकी स्पेशल वीडियो आप तक सेंड की। अब इसके बाद जो टॉपिक है आपका, वो आता है बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ए केमिकल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है तो बैलेंसिंग इक्वेशन से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बैलेंस, आपने बैलेंस ही देखी होगी, तराजू देखी होगी, वो क्या करती है कि दोनों पल्ले उनके बराबर हो। अब तराजू नहीं चलती, मोस्टली पहले चलती थी, तो दोनों पल्ले यदि बराबर है तो बैलेंस है। तो यहाँ केमिस्ट्री में हमें इक्वेशन में क्या देखना है, इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इक्वेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, मैंने लिया N2 + H2 NH3, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ध्यान रखिए क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। हमको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन करना है, अनबैलेंस इक्वेशन। सबसे पहली बात, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन को बैलेंस की नीड क्यों होती है, अनबैलेंस ही क्यों नहीं? क्योंकि आपने एक रूल्स पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इस रूल्स को वेरीफाई करने के लिए, इसकी वैलिडिटी के बेस पर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। कोई भी इक्वेशन इसके बेस पर चलता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यानी हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन एरो से पहले है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। और ये रूल्स हमको क्या बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी दोनों की जो कंडीशन है वो इक्वल होनी चाहिए। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, और मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कब होगा,
जब दोनों के मोल्स इक्वल हों। और याद रखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में देखते हैं, उनका बैलेंस करना। शुरू में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, ध्यान रखें। स्पेशली आपको इन दोनों के अलावा जो एलिमेंट आ रहे हैं पहले उन्हें बैलेंस करें, उसके बाद फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें। वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं, नहीं तो बाद में इसमें हम देख सकते हैं। कैसे देखिए, 12th लेवल 11th लेवल पर एक टॉपिक और भी पढ़ा है इक्वेशन को जो बैलेंस करने वाला, कई मेथड भी है। यहाँ तो हम नॉर्मली आपको 10th लेवल पर बता रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए कि अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता क्यों होती है कि वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ। देखिए यहाँ देखिए आप इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। हमने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें है नहीं, हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, पहले नाइट्रोजन को देखिए। यहाँ नाइट्रोजन देखिए, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, N2, और यहाँ देखें 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए इक्वेशन में कभी भी नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का फ्रंट में मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करेंगे तो उसके फ्रंट में करेंगे, चाहे वो कंपाउंड के सामने हो चाहे किसी जो है एलिमेंट्स के सामने हो। अब आप देखेंगे कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन पहले 3 थे, लेकिन अब 2 यहाँ लिखने पर 2 3 जा 6 हो गए। अब प्रोडक्ट में 6 हो गए तो हमें रिएक्टेंट में भी 6 करनी है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो आप याद रखिए इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और देखिए फॉर्मूला बनाने की जो है हमने कई वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कई फॉर्मूला आईडी और फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, ये कई वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उन्हें देखें। कभी कभी इक्वेशन दे देता है और इक्वेशन का कभी कभी रिएक्शन भी दे देता है, तो भी उसे आप बैलेंस करना होगा। देखिए जैसे ध्यान रखिए कभी कभी जो है इस तरह से, और भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए रिएक्शन ही दे दी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 HCl, ये इक्वेशन आ गया आपके पास। देखिए फार्मूले की लिस्ट मैंने आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है फार्मूले बनाने की, आप उसे देख सकते हैं। तो बोर्ड में रिएक्शन भी दे सकता है, इक्वेशन नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, अब आप देखें H2 हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, इधर क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल है, तो हम क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो बड़ा आसान है बेटा, ध्यान से देखें। बस माइंड में एक ही चीज याद रखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, पहले अन्य तत्वों को करेंगे, अन्य एलिमेंट्स को करेंगे, और रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जिस नंबरिंग में, वही प्रोडक्ट में होने चाहिए। इधर 2 हाइड्रोजन इधर आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन इधर आना चाहिए, 2 नाइट्रोजन इधर आ रहा है तो 2 नाइट्रोजन इधर आना चाहिए। बस अब देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो आपको इक्वेशन में याद रखने हैं। स्टेट देखिए मैंने लिख दिया, जैसे सोडियम लिख दिया, सोडियम प्लस क्लोरीन लिख दिया और यहाँ NaCl बना दिया, ये NaCl सॉल्यूशन तैयार हो गया इसका। सोडियम क्या है, सॉलिड, सॉल्ट में हम लिख देते हैं सॉलिड, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की फिजिकल स्टेट को शोइंग करना है तो सॉलिड लिक्विड गैस, तो अब यहाँ सॉलिड ये गैस और यहाँ पर ये एक्वस एक सॉल्यूशन बन गया एक। इस तरह से हम इक्वेशन में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनको लिखना जरूरी होता है। फिजिकल स्टेट कहीं लिखी भी आ जाए तो आप समझ जाएं क्या है, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, और आपका
AQ फॉर एक्वस। ध्यान रखिए गैस यदि आती है, इधर गैस इवोल्यूट होती है, जब गैस का इवोल्यूशन हो यानी गैस निकल रही हो बाहर, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका कोई भी एग्जाम्पल, सपोज कर मैं लिया Zn प्लस H2SO4, इधर ZnSO4 प्लस H। गैस यदि निकल रही है तो आप गैस को निकलते हुए इवोल्यूशन ऑफ गैस को साइन ये होगा। दूसरा कुछ रिलेटेड है, छोटी छोटी बातें जिनको जानना बहुत जरूरी है। एक पीपीटी होता है, जैसे मैंने लिया मान लो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ ले लिया BaSO4 प्लस 2NaCl, तो यहाँ जो है BaSO4 ये पीपीटी है, इसका साइन इस तरह से हम दिखा दें, प्रेसिपिटेट पीपीटी यदि बनता है, आप देख सकते हैं इसे पीपीटी। इसके अलावा इक्वेशन में कुछ पॉइंट आते हैं कैटालिस्ट के, कोई इक्वेशन आया उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, जो किसी रिएक्शन की केमिकल रेट को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, तो उसे हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे हमने N2 प्लस 3H2 2NH3, तो यहाँ कैटालिस्ट का यूज कर दिया। ऐसे ही हम एरो के ऊपर टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, प्रेशर नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ पैटर्न हैं जिन्हें हम समझना जरूरी होता है, इक्वेशन में आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों आज के बाद केवल इसकी एक वीडियो और रही है, 2 टॉपिक करोजन एंड रेंसिडिटी, इसके बाद चैप्टर की कंसेप्ट खत्म हो जाएगी और हम फिर एनसीईआरटी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, नोट्स बनाएं, बाकायदा नोट्स लिखवाए भी हैं आपको बोर्ड पर, इसे देख देख कर आप नोट्स बना भी सकते हैं। और वीडियो को बेटा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।